हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, यानी कि प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना आप कैसे करोगे। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकंड है मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड पेपर का नाम तो आपको याद आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मोल्ड्रन ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं डाल देता हूँ हेडिंग और आप भी शुरू कर दो। ओके सर, क्या टॉपिक है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इंग्लिश में डाल देता हूँ मैं हेडिंग मैग्नेटिक। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड FIELD, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ओके सर, ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड यानी कि प्रणालिका, सोलेनॉइड। ओके सर, ठीक है। अब सोलेनॉइड आपने बहुत जगह पढ़ रखा, 12th क्लास में, 10th क्लास में। बताओ मुझे कहाँ नहीं पढ़ा। तो सोलेनॉइड असल में होता क्या? वो देखा है आपने, स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग। हाँ, बस उसी टाइप की सोलेनॉइड होती है। अब बनाने का तरीका तो मैं बताऊँ। ये मान लो मेरे पास प्लास्टिक की रोड है। अब इस प्लास्टिक की रोड में मैं क्या करता हूँ, बताओ जल्दी बताओ। यानी कि तांबे के तार या कोई और धातु हो सकती है, तार के अनेक फेरे लपेट देता हूँ इस टाइप से। दिख रहा ना आपको ये? अब ये बन गई आपके पास सोलेनॉइड। जब यहाँ और यहाँ बैटरी लगाकर विद्युत धारा आप प्रवाहित करोगे, ठीक है, तो इस प्रणालिका के भीतर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ध्यान देना, ठीक है। ये क्या होती है? एक लंबी, समझ में आया कैसे बनाई मैंने? बस एक प्लास्टिक या सीमेंट की बनी हुई रोड होती है, वो भी बेलनाकार, और उसके ऊपर तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट दिए जाते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये जो उपकरण मैंने बनाया है ना, यही क्या होती है? प्रणालिका होती है। अब इसको बाहर निकाल दो, ऐसा करके जैसे बाहर निकालोगे बन गई हमारी प्रणालिका। ठीक है, इस टाइप से जैसे स्प्रिंग होता है। सिंपल सी बात है, ये बहुत सिंपल छोटा सा तरीका है जिससे आप सोलेनॉइड को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। समझ में आया? क्लियर? ठीक है। अब बना कैसे रहा हूँ वो देखो जरा सही करके, क्योंकि बनाना बड़ा ज़रूरी है। देखो मैंने क्या लिया है भाई, मेरे पास कोई भी कांच या सीमेंट की बनी हुई ट्यूब हो सकती है इस टाइप की। फोकस करें बेटा लाइन पे ध्यान से। नज़र हटी दुर्घटना घटी, और हमें नज़र हटानी नहीं है और दुर्घटना घटानी नहीं है। ठीक है, बहुत जगह लिखा हुआ मिलता, तो ये यहाँ जो है ना, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, ये बन गया हमारा। ठीक है, थोड़ा और बड़ा चाहो तो और बड़ा कर लो। तार के अनेक फेरे लपेट दो। सर ये मैंने तार की इस पर अनेक फेरे लपेट दिए, बहुत बढ़िया। दिखा दो ऐसे लपेटम लपाट करके कि भाई हाँ तार के फेरे हैं। और बेटा BSc है, ढंग से लिख के आना पड़ेगा। कभी सोचो कि ऐसे चल जाएगा ये काम हमारा। ये ठीक है, ये ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। अब इसको ना है ना यहाँ को ला के, क्योंकि हमें तार में धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरियाँ भी तो लगानी पड़ेगी। बैटरियाँ, ये आ गई हमारी बैटरियाँ। और अब आपको पता है कि जो ये मैंने बैटरियाँ लगाई है, ये धनावेश यानी कि धन प्लेट इधर को है और ऋण प्लेट इधर को है। तो धारा किधर को प्रवाहित करोगे? धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। तो यहाँ पर हमारी आई धारा प्रवाहित होनी शुरू हो गई है। ठीक है, ये लाइन पर फोकस करना। चलो ट्यूब बेलनाकार है, तो भाई ये यहाँ इसको शो कर दो कुछ इस टाइप से। समझ जाओगे सर इजी है, समझ जाओगे सर इजी है। अरे यार इससे तो इजी कुछ नहीं है, ये तो सबसे इजी टॉपिक है। अरे यार सर सबसे इजी टॉपिक है, लग तो ना रहा देखने में। लगने की क्या ये आ गया हमारा। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा, है ना। अब इसकी एक अक्ष होती है, इसको ना थोड़ा सा बेलनाकार टाइप में बनाओ, क्योंकि ये थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है हमें। ठीक है, अब सही है। अच्छा, इसकी एक अक्ष होती है। लो सर, ये इसकी अक्ष हो गई। ध्यान देना बेटे, इसकी ये अक्ष हो गई, ये इसकी क्या हो गई? अक्ष हो गई। ठीक है, आधा ऊपर को और आधा क्या हो गया हमारा नीचे को। ठीक है, ये इसकी अक्ष हो गई। ठीक है, अब धारा किधर को मैं प्रवाहित करूँगा? धारा कुछ ऐसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे करके। तो धारा ये क्या है? करंट की डायरेक्शन है। और करंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए ना, देखो करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस पॉइंट को मैं शो करूँगा डॉट से। अब जिधर को करंट फ्लो होता है उस पॉइंट को शो करते हैं हम क्रॉस से। आज तक तुम्हें इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान देना, ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है। इस साइड से अगर करंट आ रहा है नीचे की ओर, तो आप क्रॉस से शो करोगे, और जिधर से आ रहा है उधर डॉट से शो करोगे। तो इधर को क्रॉस से, इधर को हम क्या करेंगे? डॉट से। ठीक है, ठीक है सर। तो ये इसकी अक्ष हो गई। भाई अक्ष थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी हो रही है, अक्ष बिल्कुल सीधी होती है, आपको टेढ़ा नहीं करना। चलो कोई बात नहीं है, जैसे भी आप अच्छे से बनाना। ये क्या है? इसकी अक्ष हो गई। तो ये बन गई हमारी प्रणालिका। ठीक है, तो बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सब कहाँ होता है? इसके अंदर होता है, ये इस टाइप से। चलिए सर ये भी बना दो, आप ये भी बना दो।
देखो डायग्राम कितना शानदार बना रहा हूँ, आपको भी पेपर में ऐसे बना के आना है। मैं दिखा नहीं रहा हूँ, डायग्राम मैंने दिखाया नहीं, आपको बना के दिखाया, ये नहीं कि ऐसे बनेगा। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये ऐसी ये वाली रोड है, ये गई भाई, ये वाली जो लाइन है फ्लक्स ये गया। फिर ऐसे ही हमारे पास और चाहो तो और भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। ये इस टाइप से आप कर सकते हो, ऐसे इधर को ऊपर कर दो। ये वाला मामला टफ है भाई बनाना इसको। लो सर, ये गया, फिर ऐसे ही हमारे पास ये गया, और ऐसे ही हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करके बना सकते हो, तो कितना शानदार लगेगा। तो डायरेक्शन हमारी चुंबकीय क्षेत्र की इधर को होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है हमारी ये। ठीक है बेटा, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। ये लाइन पे ध्यान देना, ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या है बेटा, डायरेक्शन है। ये होती है, इस तरह से बनती है प्रणाली का। तो भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है हमारा, 0 होता है। प्रणाली का बना लिया आपने कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसा करके प्रणाली का बनाओ, आप सही करके बना ली होगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक नेक्स्ट पॉइंट में मैं विशेष तौर पे ध्यान देता हूँ। देखो इसी चीज़ को मैं जो बढ़िया करके बनाऊंगा ना, वो ऐसे बनाऊंगा, क्योंकि हमारा जो मेन डायग्राम होगा वो ये वाला होगा। ये तो मैंने सिर्फ प्रणाली का बताई कि ऐसा होता, जो मेन डायग्राम है वो हमारा ये वाला है। इस डायग्राम पे विशेष तौर पे ध्यान देना, जिससे हम पूरा डेरिवेशन सोल्व करेंगे, है ना। चलिए, ये हमारी क्या हो गई, एक्स वाई हो गई, ये अक्ष हो गई, और इसी को मैंने क्या बोल दिया, प्रणाली का बोल दिया। इसका नाम दे दिया मैंने, ए भी दे दो या एक्स वाई दे दो। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि ये जो है ना, ये डॉट आप थोड़ा बड़ा का बनाना है ऐसा करके, ये ताकि अच्छा लगे ये। ठीक है बेटा, लाइन पे ध्यान देना। अरे बहुत इजी पॉइंट है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है ये। फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंड फिर ये। ठीक है, ओके। तो ये डॉट शो कर दो कि करंट ऊपर से नीचे की तरफ सो रहा है ये। अरे यार गलत हो गया, इसमें डॉट नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, क्रॉस आएगा, है ना। ये इसमें क्या आएगा, क्रॉस आएगा ये। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली के भीतर शो कर दो भाई, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये वाला ये, फिर ऐसे ये वाला, ऐसे उधर को मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ये मैंने शो कर दिया। ठीक है, ऐसे ये शो कर दो, वो सब ये मैंने शो कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस टाइप से ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड शो कर दिया। ये कितना है। अब सबसे पहले ना मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि भाई एक बंद पास है, ये जो है ना मेरे पास एक बंद पथ मान लेते हैं यहाँ पर ये, क्योंकि इस बंद पथ का बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि इसी से हम पूरा डेरिवेशन सोल्व करेंगे। ये ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, बहुत काम की चीज़ है आपके। ये आ गया मेरे पास एक बंद पथ, है ना। अब इसका थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा लग रहा है ये, क्योंकि इसकी जो भुजाएं हैं वो लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो रही है। ये ऐसा कर दिया मैंने, है ना। अब नाम दे दो उसको ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी एंड डी, धारा करंट की डायरेक्शन इस टाइप में ये। ठीक है बेटा, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर की होती है, आप शो कर सकते हो वरना छोड़ सकते हो, मर्जी है आपकी। चलो मैं शो कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने शो कर दी, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये मैंने शो कर दी। ठीक है, और यहाँ पे विद्युत धारा की डायरेक्शन ये मैंने शो कर दी। ओके, ये बन गया। अब सबसे पहले मान लो, माना प्रणाली का सबसे पहले क्या मानेंगे, माना एक्स वाई क्या है, एक प्रणाली का है। ठीक है, एक्स वाई क्या है, एक लंबी प्रणाली का है। ध्यान देना, जिसकी जो लंबाई है वो इसकी त्रिज्या से बहुत अधिक होती है। ध्यान देना, इसकी त्रिज्या से कैसी होती है, बहुत अधिक। त्रिज्या मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, तुम्हारे पास त्रिज्या होगी। तो सबसे पहले मैं मान रहा हूँ, ध्यान देना, मैंने क्या माना है, माना एक्स वाई क्या है, एक्स और वाई क्या है, माना एक्स वाई एक लंबी प्रणाली का, माना एक्स वाई एक लंबी प्रणाली का। ठीक है भाई, माना एक्स वाई एक लंबी प्रणाली का है। ठीक है, या एक सोलेनोइड है, ऐसा बोल सकते हो, एक लंबी प्रणाली का है, जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई, जिसकी त्रिज्या आर है, जिसकी त्रिज्या आर है। सही है सर, जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, एम राइट सर, जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक है, ओके 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 ओके। सुना है समुद्र को बड़ा गुमान आया है, सुना है समुद्र को बड़ा गुमान आया है, उधर ही मोड़ दो किस्ती जिधर तूफान आया है। ओके, बस वो वाला टॉपिक है ये। लग तो देखने में समुद्र रहा, पर है बड़ा इजी, है बड़ा छोटा। ठीक है, तो माना एक्स वाई एक लंबी प्रणाली का है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है।
ठीक है। और प्रणालिका इतनी लंबी है कि इसकी त्रिज्या जो है ना बहुत कम है इसकी लंबाई की तुलना में, ठीक है। प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा कितनी है वो भी हम चेक करते हैं। या फिर एक चीज़ और मानता हूँ मैं यहाँ पे, माना x बाई एक लंबे प्रणालिका जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई में फेरे की संख्या, मतलब प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ये ध्यान देना बेटे, प्रति एकांक लंबाई में, ये बहुत मेन पॉइंट आ गया, बहुत अहम भूमिका निभाएगा। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या जो है ना ये बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या जो होती है ना, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। तथा प्रत्येक फेरे में धारा कितनी है, तथा प्रत्येक फेरे में धारा, ये दो लाइनें बहुत ज़बरदस्त हैं। प्रत्येक फेरे में तथा प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा, प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा कितनी मालूम हमें, स्मॉल आई है, स्मॉल आई है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है मेरे पास, n है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, मतलब कैपिटल N अपॉन क्या जाएगा, L। इसका मतलब ये होगा कि जो n होगा वो स्मॉल n इंटू L के बराबर होगा। इसका मैं यूज़ करूँगा, ये ध्यान देना कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या काय में, प्रति एकांक लंबाई में वो कितनी होती है तुम्हारे पास, n, यानी कि कैपिटल N जो है वो NL के बराबर हो जाएगा, ठीक है सर। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये फोकस करना है। माना x बाई एक लंबी प्रणालिका जिसकी त्रिज्या r है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है तथा प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा I है। एक बंद पथ ए बी सी डी लेते हैं, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, एक बंद पथ, ओके सर, एक बंद पथ मैंने क्या लिया है, ए बी सी डी लेते हैं, एक बंद पथ ए बी सी डी लेते हैं, ठीक है। अब जो मैंने बंद पथ ए बी सी डी लिया है, वो जो तुम देखोगे ये वाली भुजा ए बी जो होगी वो इस सी डी के बराबर होगी। ए बी जो है वो किसके बराबर है बेटे, सी डी के बराबर है। और इन दोनों की लंबाई कितनी है मेरे पास, आई है, ठीक है। ये ध्यान देना, ए बी जो है वो किसके बराबर है, ये ध्यान देना, ए बी किसके बराबर है, वो सी डी के बराबर है। और मैंने लंबाई कितनी मानी है भाई, इस चीज़ की लंबाई मैंने कितनी मान ली, एल मान ली है, ठीक है। चलो मैं ऊपर शो कर दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जगह नहीं है नीचे, ठीक है बेटा। मैंने यहाँ शो कर दी, लो मैंने यहाँ पर शो कर दी एल लंबाई, ठीक है। यानी कि ध्यान देना, ए बी और सी डी ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। इनकी लंबाई कितनी है, एल है। और कैसे हैं, समांतर हैं। किसके समांतर हैं, प्रणालिका की अक्ष के कैसे हैं, ये समांतर भी हैं, ठीक है। ए बी सी डी बराबर एल, और ए बी जो है, ए बी तथा सी डी जो है ना, ए बी तथा सी डी प्रणालिका की अक्ष के समांतर हैं। प्रणालिका की अक्ष के कैसे हैं बेटे, ये प्रणालिका की अक्ष के, ठीक है, समांतर हैं। ओके सर, ओके, समांतर हैं। और जो तुम देख रहे हो ना ए डी और बी सी, ये कैसे हैं, प्रणालिका के अक्ष के कैसे हैं, लंबवत है, ये ध्यान देना है। चलो ए बी तथा सी डी प्रणालिका के अक्ष के समांतर हैं। और कौन सा बचा है मेरे पास, बी सी तथा ए डी। आप लिख सकते हो ए डी तथा बी सी, ए डी तथा बी सी वो अक्ष के कैसे हैं बेटा, जल्दी बताओ, अक्ष के लंबवत है। इसका मतलब है दो समांतर हैं और दो कैसे हैं, हमारे लंबवत है, ठीक है भाई, लंबवत है। तब देखो, तब प्रणालिका के भीतर फोकस करना है ठीक से। अब मुझे क्या निकालना, प्रणालिका के भीतर या प्रणालिका के अंदर, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ओके, मेन पॉइंट हमारा ये है। अब आता कहानी बन के, कहानी अब बन के आई है, अभी तो सिर्फ टेलर था, अब बन के आई है कहानी। प्रणालिका, फोकस करना है ठीक से। प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, बताओ जरा कितना आ जाएगा, प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। चलिए बस इसी के बारे में डिस्कस करना है, चुंबकीय क्षेत्र। ओके सर, तो आपने पढ़ रखा है समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इसको आप लिख सकते हो। देखो पहले कहाँ से है, ये लाइन पे ध्यान देना बेटे, ठीक से समझना है इस चीज़ को। पहले कहाँ से है, पहले कहाँ से है, ए से बी तक, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक, और फिर डी से ए तक। फिर करेंगे एक एक करके डिस्कस। चलिए, तो सबसे पहले ए से कहाँ तक है, बी तक है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ओके, फिर आप दूसरा लो, बी से कहाँ तक है, सी तक, बी से सी तक पहुँचे हम, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है। फिर हम कहाँ से पहुँचे, सी से डी तक, वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। फिर कहाँ तक पहुँचे हम, सी से डी तक पहुँच गए, और फिर हम पहुँचे सी से डी तक पहुँच गए हम। चलो ठीक है, सी से डी तक पहुँचे भाई हम। अब फिर हम डी से ए तक, डी से कहाँ तक पहुँचे हम, ए तक, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है। ये हमारी कुछ कंडीशन बन गई, बना दी मैंने, समझ में आया। ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ए तक, इतना आ गया।
अब जब इतना आ गया तो इतना आ गया, अब इतना आ गया तो बस इतना ही आ गया। अब हमें क्या करना है वो भी हमें चेक कर लेना। सबसे पहले निकालेंगे इसको, ए से बी तक बी वेक्टर डी एल वेक्टर को, फिर करेंगे सोल्व इसको, फिर करेंगे इसको, फिर करेंगे इसको, एक एक करके चारों को सोल्व कर ले रहे हैं, फिर यहाँ पे मान रख के इसका निकाल लेंगे आंसर। ठीक है, चलो अब सबसे पहले इसको शो करते हैं। तो भाई समाकलन ए से बी तक, ध्यान देना, समाकलन ए से बी तक बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर, बेटा ये कितना होगा हमारा 0 हो जाएगा। ए से बी तक बी वेक्टर पॉइंट डी एल वेक्टर, ये कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब ये 0 क्यों हो गया? क्योंकि तुम्हें पता है कि जो भुजा ए बी है वो प्रणालिका के बाहर है, और प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है 0 होता है, ये ध्यान देना। ठीक है, यानी कि प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, क्योंकि ये सब आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। प्रणालिका के बाहर, प्रणालिका के ये बाहर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र वो कितना होता है बेटे 0 होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। ठीक है, चलो पहला पॉइंट हमें 0 मिल गया, पहला वाला हमें 0 मिला, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। अब बात करेंगे हम बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर की, ध्यान देना, यानी कि बी से सी तक आ गए हम, बी से सी तक बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। चलिए इसको भी निपटाएं फिर, बी से दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है, सी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तोड़ो जरा इसको, बी सी बी डी एल कोस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, जरा ध्यान तो देखो, बी से सी तक जो भुजा बी सी है वो अक्ष के कैसी है, लंबवत है, और लंबवत में कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भुजा बी सी के कैसा है 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, और कोस 90 का मान आपने पढ़ रखा, कितना होता है, कोस 90 का मान होता है 0 डिग्री, मतलब 0 होता है। कोस 90 का मान जैसे ही 0 रखोगे आप तो पूरा टर्म कैसे हो जाएगा 0, मतलब ये पूरा टर्म कैसा आ गया 0 आ गया, क्योंकि आपको पता है कि जो भुजा है हमारी कौन सी वाली, बी सी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के कैसी है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के कैसी है बेटे, लंबवत है, बहुत बढ़िया, लंबवत है। ठीक है, चलो ये हमारा पॉइंट हो गए, 2 हो गए हमारे। ठीक है भाई, ये भी हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा 0 हो गया। अब बात करेंगे हम थर्ड की, सी से डी तक आ गए। ठीक है, अब सी से डी तक चेक करो आप। चलो मैं इसको इरेज कर दूं भाई, इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं है, डायग्राम आया ना स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अभी काम में आपकी है। चलो इसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि इसका चित्र का ज़्यादा हमारा यूज़ है नहीं, इसको भी हटा दो आप। ठीक है, अब बात करेंगे किस चीज़ की, हम अब आ गए हम भुजा, इसको बंद कर दो, अब आ गए हम भुजा काय पे, सी डी पे, है ना। चलिए ये लगाओ, अब हमारा ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला समझो बेटे इस चीज़ को, क्योंकि आप यार कोई 12th में या फिर आप 10th में नहीं हो जो आप नहीं समझ सकते, इजी पॉइंट है, इसको जो है ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखा जाता है बीएससी में, यानी कि 12th वाला छाप गया खाली लिखा और फॉर्मूला लिखा हो गया काम, अच्छे से समझाया जाता है इस चीज़ को। चलिए अब जो भुजा सी डी है ना, वो आप देखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र के कैसे, यानी कि धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों जो है वो परस्पर कैसे हैं, समांतर है। समांतर में कोण कितना बनता है, देखो ये वाली जो भुजा सी डी है वो अक्ष के कैसी है, समांतर है, समांतर में कोण कितना होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री। चलिए मैं यही चीज़ यहाँ पे शो करने वाला हूँ, सी से डी, फिर मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, बी वेक्टर, वो हटा दो वेक्टर, चलो खाली आ जाएगा वी डी एल कोस 0 डिग्री, वी डी एल कोस 0 डिग्री, और कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है सर, कोस 0 का मान 1 हो गया। अब बी जो है मैं बाहर ले लूँगा, अंदर मेरे पास रह जाएगा सी डी, तो ये रह जाएगा अंदर डी एल, और समाकलन डी को खा जाता है, खाली छोड़ेगा बी एल, क्या छोड़ेगा समाकलन, खाली बी एल। इसका मतलब है इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, बी एल लगा दूंगा, लाइन पे ध्यान देना, इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा बेटा, बी एल लगा दूंगा। अब लास्ट पॉइंट मेरे पास और बचता है एक, ये वाला, यानी कि ये जो बचा मेरे पास वो डी से ए बचा, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। चलो इसके हाल चेक कर लेते हैं। जो ए डी है ना, भुजा ए डी जो है, यह भुजा डी ए जो है वो भी क्या है, अक्ष के लंबवत है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो यहाँ भी मुझे थीटा का मान कितना लेना पड़ेगा बेटा, यहाँ भी 90 डिग्री लेना पड़ेगा। तो बी, ये ए है, कभी डी समझो इसको, बी वी डी एल कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप रीज़न दे सकते हो, क्यों, क्योंकि भुजा जो है ना ये चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप भुजा जो मेरे पास ए डी है, भुजा ए डी जो है वो है, भुजा ए डी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, भुजा ए डी चुंबकीय, ठीक है सर, चुंबकीय क्षेत्र कैसी है, अरे यार यहाँ ही लिख दो, भुजा ए डी चुंबकीय क्षेत्र
कि कैसी है बेटा, लंबवत है, ये ध्यान देना, ठीक है सर, लंबवत है। ओके, तो भुजा AD जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है। चलो अब इसका भी कोई काम नहीं बचा हमारे पास, इसको भी हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, हटा दो सर, इसको भी कोई काम नहीं बचा हमारा, इसका काम निपटा दिया मैंने। और भी बहुत कंसेप्ट होते हैं इसमें, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है देखो, ये मैं ऐसे लिखूँगा, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, जल्दी बताओ फास्टली, इसका मान कितना आया, 0 आया, ठीक है। इसका मान कितना आया है, B से C तक भाई कितना आया, 0 आया है, ठीक है। प्लस C से D तक कितना आया है, VL आया है, ठीक है। प्लस फिर मेरे पास D से A तक कितना आया भाई, 0 आया है ना, D से A तक कितना आया, 0 आया, तो 3 0 है, केवल एक बचा है, ठीक है। तो अब समाकलन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू कितना गया मेरे पास, B1 BL, इक्वेशन नंबर कितनी बन गई मेरे पास, 1 बन गई है ना। अब आपने पढ़ रखा है एम्पियर सर्किटल लॉ, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ से आप लिख सकते हो एम्पियर के परिपथीय नियम से, ठीक है। ओके, एम्पियर के परिपथीय नियम से, बहुत इजी टॉपिक है, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, चलो साहब, एम्पियर के परिपथीय नियम से, ठीक है। आपने पढ़ रखा फॉर्मूला B वेक्टर डॉट DL वेक्टर और इक्वल टू, ठीक है, म्यू नोट आई की जगह आ जाएगा बंद पथ ABCD में धारा, बंद पथ ABCD में धारा, ये निकालना है, बंद पथ ABCD में घिरी धारा निकाल ली आपको, यही तो होता है। क्योंकि म्यू नोट आई मत लेना, आई तो मैंने एक फेरे में मानी है, जो आई है वो क्या मानी है मैंने, एक फेरे में, लेकिन ये क्या है, बंद पथ, बंद में बाब पेट छिड़ा बाब बनाओ, बंद पथ ABCD में घिरी धारा आपको निकालनी है। चलो अब ये निकाल के देखते हैं इस चीज़ को भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, है भाई, जल्दी फास्टली इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का कर दें इसको इरेज, सोच लो एक बार हो, ठीक है भाई, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके 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 ओके। चलो मैंने इसको पूरा हटा दिया है, काम आगा नहीं, काम आगा, अब कोई काम नहीं आने वाली है, हो गया काम इसका, सारे हटा दे रहे हैं इसको अब, ठीक है। पूरे को मैंने क्या कर दिया, इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखो बंद पथ ABCD में घिरी धारा निकालो, तो मैंने क्या बोला है, अब ये बंद पथ ABCD में मैं घिरी धारा निकाल रहा हूँ, कैसे निकलेगी वो चेक करो, अलग साइड में कहीं लिख लेना, ठीक है। तो आपको पता है कि एक फेरे में धारा कितनी है भाई, एक फेरे में धारा कितनी है मेरे पास भाई, स्मॉल आई है, ठीक है। तो आपको पता है कि N फेरों में कितनी हो जाएगी, N फेरों में धारा कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ, कैपिटल NI हो जाएगी, एक फेरे में आई है तो N फेरों में N से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और N का मान जब निकालोगे तो मैंने बताया कि N क्या है, प्रति, ये जो स्मॉल n होता है वो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होता है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, भाग वाला कहाँ पहुंच जाएगा, गुणा में, तो N बराबर कितना आ जाएगा, NL आ जाएगा, है ना। तो जहाँ कैपिटल N है वहाँ मैं क्या लगा दूंगा, NL, लाइन पर ध्यान देना, NLI। तो ये क्या है, बंद पथ ABCD में घिरी धारा, इस तरह से आप ABCD में घिरी धारा निकाल सकते हो कि एक फेरे में धारा कितनी है, I है, तो N फेरों में धारा कितनी हो जाएगी, NI हो जाएगी, और N बराबर कितना है, क्योंकि स्मॉल n जो होता है वो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है, तो N अपॉन कितना हो जाएगा, स्मॉल l हो जाएगा, तो भाग वाला काय में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो ये आ गया कैपिटल N बराबर NL। तो आप कैपिटल N की जगह स्मॉल n LI लगा सकते हो, यानी कि स्मॉल n L लगा सकते हो, लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये आ गई बंद, यानी कि पथ ABCD में घिरी धारा, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर दूं, अब मैं ये लिखने वाला नहीं हूँ कहीं भी, ये समझा दिया मैंने आपको, तुम लिख लेना कहीं साइड में, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, ठीक है। समाकलन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट, ठीक है, NLI, ठीक है, NLI, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कहाँ से आया NLI, ठीक है। ये क्या, बंद पथ ABCD में घिरी धारा, जैसे मैंने बताया वैसे निकाल लो, आप साइड में लिख लो। चलिए समीकरण 1 और 2, कंपेयरिंग बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देन वी गेट, यानी कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 फर्स्ट व 2 कि क्या करने पर बेटे, तुलना करने पर, तुलना कर दो कि तुलना करने पर, ओके सर। चलो समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दो, तुलना कर दें, बोलो कर दो, जोर से बोलो, कर दो, चलो करो। तो देखो ये दोनों बराबर हैं, तो फिर ये दोनों भी हमारे कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि VL इक्वल टू म्यू नोट
एन एल आई, ठीक है। तो एल से एल क्या होगा हमारा, कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, खाली क्या बचेगा, बी बराबर म्यू नोट एन आई, ठीक है, म्यू नोट एन आई, एल से एल कट गया तो क्या बचा मेरे पास, बी बराबर म्यू नोट एन आई। तो ये क्या है तुम्हारे पास, ये है, ठीक है, परिनालिका। ओके सर, ये है परिनालिका, ये है परिनालिका के अंदर, ठीक है, ये परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का, फोकस करना लाइन पर, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है, यह चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, आप लिख सकते हो, क्षेत्र का व्यंजक है। और अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहो, अगर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहो तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। आप स्मॉल एन की जगह मैंने क्या बोला कि बी बराबर आप म्यू नोट कैपिटल एन, ठीक है, आई अपॉन एल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर फेरों की संख्या दे रखी होगी तो जहाँ एन क्या है बेटे, लिख दो, जहाँ एन जो है ना, जहाँ एन वो क्या है, कुंडली, जहाँ एन जो है वो है प्रणालिका में फेरों की संख्या, है ना, बड़ा एन क्या, फेरों की संख्या, बड़ा एन क्या, फेरों की संख्या, ठीक है। और स्मॉल एन क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो बड़ा एन क्या, खाली फेरों की संख्या होती है, कितने फेरे हैं उसमें, ठीक है। तो आप स्मॉल एन की जगह, चूँकि आपको पता है कि स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन इंटू एल, तो आप स्मॉल एन की जगह एन अपॉन एल का भी यूज़ कर सकते हो। लाइन पे ध्यान देना, ये आई धारा है और ये एल जो है ना, ये क्या हमारी, ये लंबाई हो जाएगी यहाँ पे प्रणालिका की, ये एल। तो इस टाइप से आप इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हो। तो हमने इस लेक्चर में क्या कवर करा, प्रणालिका क्या होती है और प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, वो सब कुछ हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया। और एम्पियर के परिपथीय नियम का एक ये यूज़ होता है, और ये पेपर में कई बार आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, इसे सिद्ध कीजिए, फिर उसके बाद नंबर में डाल देगा कि एम्पियर के नियम का उपयोग करके प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक स्थापित कीजिए। एक लॉन्ग क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जहाँ पे 15 मार्क्स का आता है वहाँ पे 15 मार्क्स का पूछेगा, वरना 25 मार्क्स का ये पूछता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना और ऐसे तैयार करना जैसे हर साल यही क्वेश्चन पेपर में आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।